चलिए बच्चों, अब हम रियल नंबर्स के बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब तक हमने जो जो डिस्कस करा है उसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने कर चुके हैं। देन उसके बाद हमने क्या करी है, एक वर्कशीट सॉल्व करी है। देन आफ्टर दैट हमने जो सारा कुछ डिस्कशन करा है उसके ऊपर जो हम डिस्कशन लेके आए हैं, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। बच्चों एक चीज का जरा ध्यान रखना कि जो बच्चा अभी तक का सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह कर चुका है और अच्छी तरह उसको रिवीजन में है, वही वो इस स्टेप को फॉलो कर सकता है, इस फेज को फॉलो कर सकता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो हमने कंबाइन जितना पढ़ा है उस सबका मिक्सचर क्वेश्चंस है। तो मेक श्योर कि वो बच्चे ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे या इस शीट को अटेम्प्ट करे जो ऑलरेडी सारे के सारे फेज को कवर कर चुके हैं, सो दैट उसको ये ना लगे कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चनों में डिफिकल्टी आ रही है। तो मेक श्योर पिछले क्वेश्चन आप पहले रिवाइज कर लो, अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस कर लो, देन हम इसकी लास्ट स्टेज जो है उस पे आ रहे हैं। और इसमें क्या है कि हमने सारे क्वेश्चन एमसीक्यू एक सीरियल ऑर्डर में बना दिए, नंबरिंग आगे पीछे होगी, ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बट ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है और सारे के सारे क्वेश्चन याद रखना, पेपर में एमसीक्यू बेस के ऊपर 20 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए आज ये सारे बच्चे एक बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में, एक बार सारे बच्चे अगर एक साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। मैं वन बाय वन ईच क्वेश्चंस की क्या करने जा रहा हूँ, डिस्कशन करने। चलिए अब आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q, टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q आर गिवन टू विद दिस, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए हुए p and q आर गिवन टू विद दिस एंड दिस, where a and b are prime numbers, where a and b are prime numbers, LCM of what p and q क्या होगा, LCM of what, सारे बोलो, P एंड Q क्या होगा। अब क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, जो एक नंबर है दैट इज P, दैट इज गिवन टू बी 18, मल्टीप्लाई लिख सकते हो a स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हो, p रेज़ टू पावर 4। Q की वैल्यू जो है वो 20 मल्टीप्लाई बाय a4 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ बच्चों, bq। हमारे पास क्वेश्चन में a की वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास क्वेश्चन में b की भी वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू 18 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी 4 है और q की वैल्यू 20 इंटू ए 4 इंटू बी क्यू। अब इस 18 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी कैन राइट दिस एज, ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी रेज़ टू पावर 4 एंड दिस फैक्टर्स कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a4 इंटू सारे बोलो बी क्यू। बोलो मेरी बात क्लियर है सबको? हमने 18 और 20 को क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब बच्चों जो पावर वाली टर्म है उसको पावर में लिख दीजिए, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी 4 और नीचे वाली टर्म में 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू ए 4 इंटू हमारे पास आ गया बी क्यू। Now what we need to calculate, sir? We need to calculate the LCM. We need to calculate the LCM of the number P and Q. What is the meaning of LCM? दो दोनों में कॉमन है नहीं है, doesn't matter, with the highest power। देखिए 2 में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 आ गई, 3 में हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 आ गई, नेक्स्ट फैक्टर 5 में सबसे हाईएस्ट पावर 5 ही आएगी, तो सबसे पहला फैक्टर 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा, देन उसके बाद सबसे नेक्स्ट फैक्टर 3 रेज़ टू पावर 2 भी आएगा, देन उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर 5 भी आएगा। अब देखिए ये a स्क्वायर है, ये a रेज़ टू पावर 4 है बच्चों, a स्क्वायर और a रेज़ टू पावर 4 में हाईएस्ट फैक्टर सर a रेज़ टू पावर 4 बनेगा, b रेज़ टू पावर 4 और b क्यूब में हाईएस्ट फैक्टर सर b रेज़ टू पावर 4 बनेगा। बोलो मेरी बात क्लियर? क्लियर। चलिए ये बन गया बच्चों 4 इंटू 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय a4 मल्टीप्लाई बाय b4। बच्चों 4 9 जा 36 इंटू 5 कितना बन गया बच्चों, 180 इंटू सारे बोलो a4 इंटू साथ में क्या आ गया b4, a4 इंटू b4। अब बच्चों हमारे पास इस ऑप्शन में एक चीज मिसिंग है, जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साथ में a रेज़ टू पावर 4 भी आएगा, साथ में a रेज़ टू पावर 4 भी आएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका एलसीएम आ रहा है, इसका जो एलसीएम आ रहा है p और q का, वो क्या आ रहा है, सारे बोलो 180 a रेज़ टू पावर 4 इंटू b रेज़ टू पावर 4। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन देखिए सही है, सी में डिफरेंट है एंड डी में भी डिफरेंट है। सो क्योंकि डी में हमारे पास a स्क्वायर b4 है, जबकि हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है दैट इज a4 b4। सो द आंसर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? हमने कुछ नहीं करा, हमने सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करी पी एंड क्यू की, देन उसके बाद दोनों में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले फैक्टर्स है
वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, एलसीएम में चले जाएंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सारे बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर हमने ले लिया सर 65 एंड दूसरा नंबर सर ले लिया 104, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी is given to be what, 13, is given to be what, 13, is given to be what, 13. Now LCM of 65 and 104 is LCM of 65 and 104। इधर हमने 65 और इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कैसे कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई HCF ऑफ द नंबर क्या नाम है 65 एंड 104 कितना आ रहा है बच्चों, 13, कितना आ रहा है सारे बोलो 13, एंड LCM ऑफ 65 इंटू 104 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों हमारे पास, इज हमारे पास कितना दिया हुआ 40। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, x की। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे 40 नहीं है, यहाँ पे 40x है, तो यहाँ पे हम एलसीएम में 40 के साथ क्या लिख देंगे बच्चों, x लिख देंगे। क्या लिख देंगे सारे बोलो, x। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई HCF of 65 and 104 is 13 and the LCM of 65 and 104x is 40x. Now what we need to calculate sir, we need to calculate the value of x की क्या वैल्यू होगी। अगेन HCF LCM का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आपके दिमाग में एक ही प्रॉपर्टी स्ट्राइक करेगी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था याद करो, HCF को अगर मैं LCM से मल्टीप्लाई करता हूं सो वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर 65 है और एक नंबर क्या है बच्चों 105। तो HCF बच्चों कितना था 13, सेकेंड नंबर कितना था बच्चों 40x, और जो पहला नंबर है बच्चों वो 65 है और जो दूसरा नंबर है सर वो हमारे पास 104। अब बच्चों हमने कुछ नहीं करना, हमने पहले 13 को उसके नीचे ले जाते हैं तो ताकि वो डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड होने पे कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कैंसिल करेगा, तो ये 13 और ये 5 से कैंसिल हो गया। तो जो 40x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हमारे पास बनी है बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय 104। तो x की वैल्यू बनेगी बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय 104 डिवाइडेड बाय 40। बोलो मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। x की वैल्यू यहाँ से 1 से चली जाएगी, अब ये हमारा 8 1 8 8 3 चला जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 एंड 13 जो है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। 13 इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या था एक बार दोबारा देखिए, the HCF of two numbers is 65, that number is sorry two numbers 65 and 104 is 13 and the LCM of again same number is 40x, then what is the value of x, what is the value of x। एक नंबर को हमने 65 ले लिया, दूसरे नंबर को 104 ले लिया, हमें उनका HCF भी दिया हुआ है और हमें उनका LCM भी दिया हुआ है। अब हमें प्रॉपर्टी क्या थी कि भी अगर HCF को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज करी, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड x जो है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर आ गया है। कहता है 3a25 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने इस फॉर्म में लिखी है और वो फॉर्म क्या है 3 की पावर 3x, 3 की पावर 3x, 5 की पावर 6y एंड 7 की पावर क्या है बच्चों 8z। 7 की पावर क्या है सारे बोलो 8z। Now what is the value of this expression, what is the value of जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है इसकी वैल्यू बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये जो 3825 आपको नजर आ रहा है, 3825 नजर आ रहा है, पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइज। क्या करेंगे सारे बोलो प्राइम फैक्टराइज। पहले कितने से जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, कितना रहेगा बच्चों 22, 3 7 कितना रह गया 21 हो गया, 21 मतलब 1 रह गया एंड 3 5 अगेन सर 3 से जा रहा है, 3 4 चला जाएगा, 3 2 6 15 रह गया हमारे पास, 3 5 फिर से 3 से ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से 3 से अब जाएगा नहीं तो हम सीधा 5 से ट्राई कर लेते हैं। 5 8 कितना बनेगा बच्चों 40, 5 8 40, 5 5 से चला गया, अगेन 5 से जाएगा तो लास्ट नंबर कितना आ गया 17 और ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो यानी हमने जब 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो बच्चों वो हमारे पास बनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 पर जो बुक में हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्मेशन दी है वो क्या दी है बच्चों, ये दिस इज इक्वल टू 3 की पावर में 3x
मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर में 6y मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर में 18z। तो यानी हमें ऑलरेडी उसकी फॉर्म दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 की पावर वाली टर्म है उसको 3 वाली से कंपेयर करेंगे, जो y वाली टर्म है 5 वाली टर्म है उसको 5 वाली के पावर से इक्वेट करेंगे, और जो हमारे पास z वाली टर्म है उसको z वाली टर्म से इक्वेट करेंगे। तो अगर मैं इस 3 की पावर को इक्वेट करूं तो मेरे पास 3x की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, 2। सो इसका मतलब जो x की वैल्यू है that comes out to be 2/3, that is equal to, सारे बोलो 2/3। नेक्स्ट अगर मैं y वाली वैल्यू को कंपेयर करूं तो 6y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू जो कंपेयर करके आएगी दैट इज 2/6, जिसको कि सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 1/3। नेक्स्ट अगर मैं z वाली वैल्यू को कंपेयर करूं तो 18z अगर 1 है तो जो z है वो हमारे पास आ गया 1/8। बोलो मेरी बात क्लियर है, क्लियर है। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस 2z। व्हाट इज योर x सर, सर x तो हमारे पास आ गया 2/3, y आ गया सर 1/3, एंड जो z आया है सर वो -2 टाइम्स 1/8, -2 टाइम्स 1/8। ये 2 और ये 8 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 4 रह गया, तो ये 2/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अब बच्चों इसका क्या लिया जाएगा सर, इसका लिया जाएगा एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम सर कितना बनता है 12। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 बनेगा, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 4 ही बनेगा, और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये कितना बन गया 3। तो ऑप्शन हमारे पास बन गया 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 3 9, तो आंसर बन गया 9/12, 9/12। एक बार 2 मिनट के लिए जरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि भाई इधर थोड़े से चेंजेस करना बच्चों। इधर यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें ये जो वैल्यू है इसमें हमारे पास 3x नहीं है, ये सिंपली क्या है हमारे पास x है, दिस टर्म इज सिंपली x, दिस इज x, दिस इज y, ये सिंपली x है, सेकेंड इज सिंपली y, और यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या है बच्चों z, क्या है हमारे पास z। तो इसका मतलब हमारे पास जब ये टर्म्स आएंगी तो इस टर्म्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पावर्स हैं उन पावर्स में जो आएंगी वैल्यूज वो क्या आएंगी जरा ध्यान से देखिए। 3825 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर में x है, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर में y है, मल्टीप्लाई बाय 17 रेज टू पावर में z है। ठीक है, तो अगर मैं अब कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी निकल रही है सर 2 डायरेक्टली, y की वैल्यू कंपेयर करने पे डायरेक्टली 2 ही निकलेगी, और z की वैल्यू कंपेयर करने पे डायरेक्टली सर 1 निकलेगी। बोलो मेरी बात क्लियर है सबको, बोलो यस है सबका। अब बच्चों इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा अभी एक्सप्रेशन का नाम बोलिए, दैट इज x प्लस वाई माइनस 2z। x प्लस वाई माइनस 2z में x कितना है सर 2, y भी कितना है सर 2, और z कितना है सर 1। सो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, 4 माइनस हम क्या करेंगे 2, तो 4 में से 2 चला गया तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज अगेन 2, एंड ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सी में आ रही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज सी। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखिए, 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 raised to power x, 5 raised to power y and 17 raised to power z है। Now what we need to calculate x plus y minus 2z। तो हमने पहले इसको क्या करा, प्राइम फैक्टराइज करा, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 3 वाली पावर को 3 के साथ कंपेयर करा, 5 वाले को 5 के साथ कंपेयर करा, और 17 वाले को हमने 17 वाली पावर के साथ कंपेयर करा। यहां से हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। इधर हम x रखेंगे, इधर हम y रखेंगे और इधर हम z रखेंगे, और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2। क्लियर मेरी बात। चलिए अब पूछते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। अगेन ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में काफी बार डिस्कस करा हुआ है, फिर से इसके ऊपर डिस्कशन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन इन द फॉर्म, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दे आर रिटन इन द फॉर्म a एंड b दिया हुआ है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, ये कोई प्राइम नंबर है, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट द HCF ऑफ a एंड b, वी नीड टू कैलकुलेट द HCF ऑफ a एंड b। अब सारे बच्चे a की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, a दिया हुआ है x क्यूब मल्टीप्लाई बाय बच्चों y स्क्वायर, b दिया हुआ है बच्चों x टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय y क्यूब। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर, वी नीड टू कैलकुलेट द सर HCF ऑफ a एंड b। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF सर, जो दोनों में कॉमन हो पर जिसकी पावर छोटी हो, तो दोनों में छोटी पावर लेना है, तो x दोनों में कॉमन है पर पावर में x की पावर 1, y दोनों में कॉमन है पर y की पावर क्या आएगी 2,
So the answer comes out to be how much? Answer comes out to be sir xy square. And now ऑप्शन में चेक करते हैं क्या ऑप्शन में कोई एचसीएफ का टर्म ऐसा दिया हुआ है? यस सर, क्या दिया हुआ है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो क्वेश्चन क्या था कि ए कोई टर्म है जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, बी कोई टर्म है जिसको इस फॉर्म में लिखा है. व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट द एचसीएफ. एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो पर जिसकी पावर कम हो. तो एक्स क्यूब और एक्स में एक्स आएगा, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में वाई स्क्वायर आएगा, और दोनों का जब आंसर आएगा दैट इज एक्स वाई स्क्वायर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट. अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे डिस्कस करा है. अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b. a के क्या दिया हुआ? x क्यूब y स्क्वायर, और b का क्या दिया हुआ? x y क्यूब. वेयर x एंड y आर एनी प्राइम नंबर्स, then we need to calculate the HCF of the term that is a comma b. The HCF of the term that is a comma b. ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया बच्चों, पर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूं. जहां हमें HCF पूछा था उस HCF को मैं चेंज करके बच्चों we need to calculate the LCM of a and b ले लेते हैं. हम इस क्वेश्चन को चेंज करके क्या कर रहे हैं? HCF के बजाय एक नया चीज ले लेते हैं. LCM of this two numbers हमें बताना है क्या होगा. सेम चीज है, क्वेश्चन का स्टेप सेम ही रहेंगे. ए की वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर. सेकेंड वैल्यू दी हुई है एक्स टू द पावर 1 इंटू वाई क्यूब. अब इस बार हमें एचसीएफ नहीं निकालना, इस बार हमें क्या निकालना बच्चों? एलसीएम. एलसीएम का मतलब क्या बोला था सर ने? वो फैक्टर जिनकी पावर सबसे बड़ी हो, वो फैक्टर जिनकी पावर सबसे बड़ी हो. एक्स में सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब, वाई में सबसे बड़ी पावर वाई क्यूब. सो व्हाट इज द आंसर? सर एक्स टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 3. देखो ऑप्शन नंबर कोई है जिसमें x क्यूब y क्यूब आ रहा है? यस सर, जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज योर करेक्ट आंसर. सो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा दैट इज x क्यूब y क्यूब. क्लियर मेरी बात? चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर. फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताइए दैट इज डिविजिबल ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10. कहता है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कोई भी जो नंबर्स आते हैं, कोई भी नंबर जो 1 से 10 हम लिख रहे हैं, उनसे डिविजिबल होने वाला कोई नंबर, उनसे इनसे डिविजिबल होने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनसे डिवाइड होने वाला सबसे लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सब से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए. इन सब से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए. डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10. लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर. सबसे छोटा नंबर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर, मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर. इट मींस इन सब से डिवाइड होने वाला जो नंबर होगा वो हमेशा याद रखना, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एलसीएम, जो कि इन सब से क्या होना चाहिए बच्चों? डिवाइड होना चाहिए. इन सब से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए. क्यों डिवाइड होना चाहिए? क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से हर एक से क्या होगा? डिविजिबल होगा. सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द नंबर वेयर 1 एंड 10 बोथ आर इंक्लूडेड. वेयर 1 एंड 10 आर बोथ इंक्लूडेड. तो बच्चों अगर जैसे 2 है, 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन सर 2 into 1 लिखेंगे. 1 का तो कोई इशू नहीं है, 1 into 1 ही रहने देना. 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 3 into 1. 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 1 मतलब 2 raised to power 2 into 1. 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 into 1. 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन सर 2 into 3. 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन सर 7 into 1. 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन सर 2 into 2 into 2 into 1 यानी 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय 1. 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन सर 3 into 3 into 1 यानी 3 की पावर 2 into 1. 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन सर 2 into 5 into 1. अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम मतलब सारे फैक्टर्स लिख दो जो कि सबसे बड़ी पावर के साथ आ जाए. 2 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या था सर? 2 की सबसे हाईएस्ट पावर सर 2 raised to power 3 था. सर 3 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या था सर? 3 raised to power 3 था. 3 के बाद नेक्स्ट फैक्टर जो था दैट इज 5. 5 में सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन था? 5. 5 के बाद नेक्स्ट जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर नंबर था दैट इज 7. और 7 में सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या था? 7 ही था. तो बच्चों 2 की बार 3 कितना होता है? 8. 3 की बार 2 कितना होता है? 9. इंटू कितना आ गया? 35. बोलो भाई क्लियर है? अगर मैं 8 into 35 पहले कर लो ज्यादा इजी है. 8 5 जा 40, 8 3 जा 24. तो ये बन गया 280 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? 9. इफ वी मल्टीप्लाई 280 बाय 9 व्हाट वी विल गेट? ध्यान से देखिए 2520. आंसर क्या बन रहा है बच्चों? सारे बोलो
2520। तो ऐसा नंबर जो 1 से भी डिविजिबल है, जो 2 से भी डिविजिबल है, जो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर is 2520, and this option is option number D. This option is which option? Option number D is the correct answer. बोलो क्लियर मेरी बात? Please note it down. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 पीस ऑफ टिम्बर 63 मीटर का है, एक 63 मीटर का दिया हुआ है, दूसरा कितना दिया हुआ 42 मीटर का, और तीसरा जो है वो 49 मीटर का दिया हुआ है ना। चलिए, long have to be divided into planks of same length, have to be divided into a planks of same length, then what will be the least possible number of planks? Number of planks निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सब नंबर्स को डिविजिबल करने वाला क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, HCF। इन सबको डिविजिबल करने वाला एक नंबर फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड HCF। अब अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो बच्चों ये 21 आएगा, इसकी फिर से करूं तो बच्चों 7 आएगा, फिर 7 से चला गया तो बच्चों 1, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 21 आ गया, फिर 3 से जाएगा, फिर 7 आ गया, फिर 7 से जाएगा, फिर 1 आ गया, इसकी डायरेक्टली 7 से चली जाएगी तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया 1। सो 63 की प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 3 की पावर 2 into 7 into 1। नेक्स्ट 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 2 into 3 into 7, एंड लास्ट इज 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बच्चों हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों के टेबल में कॉमन है, तो कॉमन नंबर मतलब जो तीनों में ही आ रहा है और जिसकी पावर सबसे छोटी है, तो तीनों में सबसे कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज व्हाट 7, दैट कॉमन फैक्टर इज व्हाट 7। तो इसका मतलब जो HCF आएगा, यानी तीनों जो नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करेगा वो नंबर क्या आ गया 7। अब उसने क्या पूछा, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स, मतलब सबसे मिनिमम लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स, लीस्ट नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, प्लैंक्स। तो अगर मैं बोलूं कि ये 63 टिम्बर ऑफ 60 पीसेस, 3 पीसेस है जिसकी लेंथ कितनी है 63 मीटर, तो इसके लिए कितने प्लैंक्स की जरूरत पड़ेगी, 63 डिवाइडेड बाय सिंगल नंबर दैट इज 7, तो इसके लिए टोटल प्लैंक्स कितने पड़ेंगे 9। नेक्स्ट नंबर कितना है बच्चों 42 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो इसके आंसर में 6 प्लैंक्स आएंगे, और अगर नेक्स्ट नंबर मेरे पास 49 है और 49 को भी 7 से डिवाइड करता हूं तो इसके नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आएंगे 7। तो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स, लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स मतलब इसके 9 हो गए, इसके 6 हो गए और इसके 7 हो गए, तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो लीस्ट यानी मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स है, that comes out to be how much 22, and 22 is which option sir, 22 is your option number B। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखिए, कहता है if 3 pieces of timber 63 42 and 49 meter of long having to be divided into a planks of same length मतलब सबके लिए बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है उस लेंथ को, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ प्लैंक्स, लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है। सो फॉर दैट ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन तीनों को डिवाइड करता है, और वो जो नंबर है दैट इज 7। तो अगर ये 7 होगा तो इसकी लेंथ के कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स बनेंगे 9, 42 मीटर लेंथ के कितने बनेंगे 6, और 49 मीटर के कितने बनेंगे 7, और उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स बताइए, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स होंगे दैट वुड बी टोटल, दैट इज सम करके आएगा, दैट इज 52। क्लियर मेरी बात? प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन। चलिए अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, एंड अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कहता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दैट नंबर्स इज 120 एंड 48। कहता है इन दो नंबर्स को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में से करोगे तो व्हाट शुड बी द एलसीएम, व्हाट शुड बी द एलसीएम ऑफ दीस टू नंबर्स। सो द एलसीएम ऑफ दीस टू नंबर्स इज व्हाट, सबसे पहले इन दोनों की क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 से चला गया 60, फिर 2 से चला गया 30, फिर 2 से चला गया बच्चों 15, फिर 3 से चला गया 5, एंड लास्ट नंबर 5 से ही जाएगा 1। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 24, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 12, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 6, इससे चला गया 3, एंड लास्ट नंबर इज 3 एंड नंबर इज 1। सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन सर 120 की सर, दिस इज सर 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर बच्चों 3, एंड लास्ट में 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1। नाउ व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 सर 1 2 3 4, तो यानी 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दीजिए, कोई इशू नहीं। What we need to calculate sir, we need to calculate the LCM। What is your LCM? LCM जो सबसे हाईएस्ट पावर के साथ लिखे जाए, यानी 2 रेज़ टू पावर 4 तो लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, 3 में 3 ही लिखा जाएगा सर, एंड 5 में सर 5 ही लिखा जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया बच्चों 15,
16 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर हम करें तो ये जो आंसर बनता है वो बनता है 240 and 240 is what? 240 is the LCM of these two numbers and this is your option number D. क्लियर मेरी बात? प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो नंबर बच्चों? कोई भी नंबर हो पर क्या नहीं होना चाहिए? वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सारे बोलो कि कोई भी नंबर n ले लेते हैं नंबर को, वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो नंबर मतलब नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई भी नॉन जीरो नंबर रैशनल नंबर को अगर मैं इरैशनल से मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? अब नॉन जीरो नंबर क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो नंबर? नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 ले लिया, ये नॉन जीरो नंबर है। और एक हमने लेना है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर तो सबको पता ही है क्या होते हैं। इरैशनल नंबर मतलब जैसे रूट में कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने √3 ले लिया। कहता है अगर ये मेरे पास नंबर A है और ये मेरे पास नंबर B है, कहता है मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं। क्या कर दूं बच्चों? प्रोडक्ट। तो इसका जो आंसर बनता है वो 2√3 बनता है। और ये जो 2√3 है ये हमेशा ही एक कौन सा नंबर होता है? सारे जोर से बोलेंगे। ये हमेशा ही सर एक इरैशनल नंबर होता है। क्या होता है? सारे बोलो। दिस इज ऑलवेज अ इरैशनल नंबर। कहता है कोई भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब ऐसा नंबर जो जीरो ना हो। हमने मान लिया वो नंबर लेट अस 2, कुछ भी ले सकते हो, 3 4 5 7 8 9 कुछ भी ले लो। अगर उस नंबर को कोई भी इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इरैशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर जो रूट में लेते हैं, जैसे √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, एक्सेट्रा। एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ √n, और इधर n जो है वो कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर ये हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा? ऑलवेज रैशनल 1 या ऑलवेज इरैशनल या आइदर रैशनल या इरैशनल। तो ऑब्वियस ही बात है, एक रैशनल है एक इरैशनल है। तो जब भी रैशनल और इरैशनल मल्टीप्लाई होंगे तो जो आंसर होगा दैट इज ऑलवेज अ इरैशनल। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि एक और रैशनल है, ये भी एक रैशनल है, रैशनल और रैशनल को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, what we will get sir? We will get any rational number. If we multiply a rational number with another rational number, we will get a rational number. अब एक कह रहा है एक रैशनल नंबर है और एक मेरे पास इरैशनल नंबर है। If we multiply any rational by any irrational number, the answer comes out to be always irrational number, always irrational. But अगर एक जगह हमारे पास इरैशनल है, दूसरी जगह भी हमारे पास इरैशनल है, तो जो इसका आंसर होगा वो हमेशा इरैशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उसका आंसर है वो इरैशनल भी हो सकता है और वो रैशनल भी हो सकता है। वो इरैशनल भी हो सकता है और वो रैशनल भी हो सकता है। तो अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर ही रैशनल होगा हमेशा। अगर कोई एक रैशनल है एक इरैशनल है तो उसका आंसर हमेशा 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 ऑलवेज इरैशनल होगा। ये हमेशा ही सही है। अगर एक इरैशनल है दूसरा भी इरैशनल है, उसका आंसर इरैशनल भी हो सकता है। इरैशनल को फिर से इरैशनल से करा तो उसका आंसर रैशनल भी हो सकता है। तो 2 इरैशनल का मल्टीप्लिकेशन कैन बी इरैशनल और इट कैन बी इरैशनल। मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करके सारा कुछ जो मैंने लिखा है उसको प्लीज नोट करें। चलिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से दोबारा से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले क्या कहता है? द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉमन कॉम्पोजिट नंबर। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट मतलब सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर मतलब 4, सबसे लीस्ट नंबर यही है। और सबसे छोटा क्या बताना है? प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। अब अगर याद हो मैंने इसका एचसीएफ सिखाया था, तो एचसीएफ कितना आया था? सारे बोलो। एचसीएफ वही होगा जो सबसे छोटा नंबर होगा, दैट इज 2। और अगर मैंने इसका एलसीएम सिखाया था तो एलसीएम इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा दैट इज योर एलसीएम, दैट इज 4। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कहता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कॉम्पोजिट नंबर का जो एलसीएम, कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है उनका क्या बताना है? रेशियो बताना है। अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो ये नंबर है, ये जो नंबर 4 है वो इसका क्या है? मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल होगा
तो जो एचसीएफ होगा वो छोटा ही नंबर होगा, दैट इज 2, और जो एलसीएम होगा जो दोनों में बड़ा नंबर होगा। अब उसने पूछा क्या है, जो आपने इन दोनों क्वेश्चन का एचसीएफ और जो एलसीएम निकाला है उसकी क्या बताओ, रेशियो बताओ। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 तो कट होगा, तो इसका आंसर आ गया 1/2। सो द रेशियो कम्स आउट टू बी, सारे बोलो 1:2। क्या आ गया, सारे बोलो 1:2। 1:2 इज विच ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन फिर से देखिए क्या है, कहता है सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की क्या बतानी है, रेशो। क्या बतानी है, रेशो। अब हमें पता है सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2। अब यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है, 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब एचसीएफ तो वही होगा जो छोटा नंबर है और जो एलसीएम होगा जो दोनों में बड़ा नंबर है। तो एचसीएफ इस क्वेश्चन का हमारे पास कितना आ गया, सारे बोलो। एचसीएफ सर 2 आ गया और इसी क्वेश्चन का एलसीएम सर कितना आ गया, 4। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर, वी नीड टू कैलकुलेट द एचसीएफ एंड द एलसीएम का रेशो। तो एचसीएफ बच्चों हमारे पास 2 था और एलसीएम हमारे पास सर 4 था। 2 और 4 को जब हमने कट करा तो वी विल गेट द रेशियो 1:2 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर। क्लियर मेरी बात, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार डिस्कस हो चुका है, बहुत बार हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी करी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। If n is any natural number, then which of the following numbers end with a digit 0? ये बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे हमने, अगर याद हो, जैसे हमने करा था 4 raised to power n वाला, 6 raised to power n वाला, 12 raised to power n वाला, 14 raised to power n। ये सारे क्वेश्चन हमने इसके ऊपर डिस्कस करे हैं कि n की किस वैल्यू के लिए ये सारे नंबर्स किस पे एंड होने चाहिए, 0 पे एंड होने चाहिए। अगर हमें किसी भी नंबर को एंड विद किस डिजिट पे, 0 पे, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 पे एंड करना चाहता हूँ, 0 मतलब जैसे 10 है, 10 को क्या लिखोगे, 2 into 5 है ना। अगर यहाँ पे 10 के बजाय 20 आ जाता है, 20 को क्या लिखते हैं, 2 raised to power 2 into 5। अगर 40 आ जाता, 2 raised to power 3 into 5। अगर 80 आ जाता है ना, 80 आ जाता तो 2 raised to power 4 into 5। मतलब कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप ये चीज सब में नोटिस कर रहे हो, उसके पास 2 और 5, इट शुड हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स, इट शुड हैव 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। देखो सब में ही आ रहा है, चेक करो सब में ही आ रहा है। तो मतलब कोई भी नंबर जिसको कि 0 पे एंड होना है, जिसको कि किसमें एंड होना है, 0 पे, उसके पास 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर होने ही चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं, क्या इसमें 2 और 5 है, नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्या इसमें 2 और 5 है, बिल्कुल है सर। क्या इसमें 2 और 5 है, नहीं सर, इसमें 2 है पर 6 आ रहा है दूसरा। क्या इसमें सर 2 और 5 है, नहीं सर, इसमें 5 आ रहा है पर 2 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कोई भी नंबर जिसको कि 0 पे एंड होना है उसके लिए 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर होने ही चाहिए, वेयर n इज एनी नेचुरल। क्लियर मेरी बात, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड प्लीज इन सबके नोट्स बनाइए। क्लियर प्लीज।